नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है इनको जानिए। इनको जानिए कहिए या इनसे मिलिए, कार्यक्रम का नाम रखिए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि किसी ऐसे व्यक्तित्व को इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष लाना जिनका अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारे लिए आज विशेष बात है और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ इनको जानिए कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर जुड़ेंगे थोड़ी देर में श्री आलोक शुक्ला, जो सुपरिचित रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, कवि हैं और साथ में पत्रकार भी हैं। अभी हम इस मंच पर जोड़ते हैं श्री आलोक शुक्ला को। आलोक जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है, आप बोल रहे थे कि आपका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आपका मंच बहुत बड़ा है। आप इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं देश के, हिंदुस्तान के, तो आपके मंच पे आना मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका। और धन्यवाद देता हूँ वे सभी, उन सभी लोगों का जो इस वक्त देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे। तो मेरा यही कहना है कि मैं आप सब लोगों की दुआओं से बैठा हूँ यहाँ पर, आप लोगों की मदद से बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अपनी वाइफ की सेवा के बाद यहाँ बैठा हूँ, जिंदा बैठा हूँ। और ये सब आप लोगों की दुआओं से ही है, ईश्वर की कृपा है कि मैं बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कुछ काम कर पा रहा हूँ। दो दो किताबें छप चुकी हैं और कोशिश है कि और कुछ आगे हो। ये मेरा सौभाग्य है और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों की दुआओं का, आशीर्वाद का, और ये देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं। आलोक जी, पुनः आपका अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, मेरे लिए इस मंच पर हर एक जो व्यक्ति विशेष जुड़ते हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो इस रूप में कि मेरे मंच की शोभा बढ़ाते हैं और साथ में गरिमा भी बढ़ जाती है। और आप जैसे विद्वान व्यक्ति, रंगकर्मी आज इस मंच पर यहाँ पर आ गए हैं और विशेषकर हमारे मित्रों को जो अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। अभी जब और मित्र जुड़ेंगे तो फिर मैं उनका नाम यहाँ पर ज़रूर उनका उल्लेख करूँगा। लेकिन इस जी बीच में मैं अपने मित्रों के लिए ये बताना चाहूँगा कि उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमारे सामने आज अभी इस समय उपस्थित हैं श्री आलोक शुक्ला। एक महत्वपूर्ण रंगकर्मी हैं, साथ में आप निर्देशक भी हैं, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। आपसे आलोक जी कविताएं भी सुनेंगे, नाटकों के बारे में आपसे जी बातचीत जी करेंगे। लेकिन मैं जी अपने मित्रों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आपके 40 नाटकों के लगभग 600 मंचीकरण हुआ है, शोज हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन भी किया है और नाटककार तो आप हैं ही। इस बीच में सुनीता शरण जी हमारे साथ जुड़ गई। जी। उनका इस थैंक यू मंच सुनीता पर जी। हार्दिक स्वागत है। प्रियंवदा पांडे जी जुड़ गई हैं देवरिया उत्तर नमस्कार प्रदेश से। जी, नमस्कार बहुत पांडे जी। जी 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 बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित हमारे कवि मित्र जी सतीश जी, धर स्वागत साहब है। भी हमारे साथ जुड़ गए। तो इस तरह से अब मित्र लोग हमारे जुड़ने शुरू हो गए हैं। और साथ में आपने श्री हबीब तनवीर, सागर सरहदी, रंजीत कपूर, महेंद्र प्रताप सिंह, राजीव राज, योगेश त्रिपाठी, रामचंद्र सिंह, बासु चटर्जी, अमोल पालेकर जी, बहुत सारे लोगों का आप उनके साथ, उनके सानिध्य में आप काम कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और विशेषकर इस मंच के लिए जो हम जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, मैं अन्नदा पाटनी जी जो अमेरिका से जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करता हूं इस मंच पर। धन्यवाद अन्नदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ती रहती हैं। आलोक जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, जी मैं जी बीच में शुरू करना चाहूंगा। जी आप वैज्ञानिक भी बन सकते थे, आप डॉक्टर भी बन सकते थे, आप और भी कुछ बन सकते थे,
लेकिन आपने रंगकर्मी ही बनना ही क्यों चुना है? क्या कारण है उसके पीछे? कारण देखिए, डॉक्टर तो मैं बन सकता था, मेरे पिता चाहते थे, और मैंने प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया था, बीएससी भी इसलिए पिताजी ने करवाई थी। अब वो नहीं है हमारे बीच में। प्रिंसिपल थे वो, मार्टन स्कूल में इंचार्ज प्रिंसिपल रहे हैं। सुनीता सरन जी रीवा से हैं, वो जानती होंगी। लेकिन हुआ ये कि जब 11वीं में स्कूल में पढ़ रहा था तो 17-18 साल की वय थी, और उस समय मतलब कुछ लगता नहीं है, कुछ अच्छा लगता है, मतलब क्या करे, ये उसमें हर युवा रहता है, मैं भी था। पिता जो बोलते हैं वो बिल्कुल सिरोधार है कि हाँ भाई ठीक है, वो तो करना है, लेकिन मन कुछ अलग चाहता है हमेशा, हर एक का, मेरा भी चाह रहा था। तो उस एक नाटक किया सैयद अहमद जब्बार ज़ैदी, मुन्ना ज़ैदी, जो पहले मेरे गुरु हैं, रंग गुरु हैं, उनके साथ। अ, और वो छोटा-सा रोल था मेरा, हवलदार का छोटा-सा रोल था 86 में। गणेश चतुर्थी रहेगी शायद, उसका मार्तंड क्रमांक 1 में रीवा में उसका मंचन हुआ। और उसमें मतलब यूँ ही किया था नाटक, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे नाटक ही करना था, या आज मैं नाटक कर रहा हूँ जैसे बात कर रहा हूँ, ये कल्पना नहीं थी। लेकिन उसको लोगों ने बहुत सराहा और तालियाँ बजीं। उन तालियों ने तो मतलब मुझे बिगाड़ दिया, और उन तालियों ने ऐसे बिगाड़ा कि लगा कि बस यही तो है जो मैं करना चाहता हूँ। और फिर बस वो शुरुआत जो हुई, तो मेरे पिता तो बोलते थे ज़ैदी साहब को कि मेरे लड़के को बिगाड़ दिया है, क्योंकि फिर तो मेरे अंदर एक धुन सवार हो गई। और उसके बाद अब जहाँ मतलब वो तालियों की गूंज जो है मेरे मुझे बड़ी ऊर्जा देती थी, एनर्जी देती थी, ग्लो देती थी, और मुझे लगता था कहाँ से मिले, कैसे मिले, मुझे क्या करना है। तो उसके बाद अब यही होता था कि मैं यही ढूँढता था कि नाटक कौन कर रहा है। तब तक इतनी क्षमता नहीं थी मैं खुद नाटक करूँ। तो उसके बाद फिर दूसरा कुछ दिमाग में आया नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आया। उसके बाद दूसरा आया तो ये है कि लिख पढ़ सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। तो लिखने, पढ़ने या रंगकर्म करने के अलावा कुछ ज़हन में आया ही नहीं, तो दूसरा बनूँगा कैसे, ये भी कल्पना नहीं है मेरे पास। बस वही रहा, उसी ने कब्ज़ा करके रख लिया दिमाग में, ज़हन में, तो वही करता रहा, और ईश्वर की कृपा से, सब लोगों के दुआओं से आज भी मैं कोशिश है कि वही करता रहूँ। जी, तो जी। अच्छा, अभी हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे मित्र उसके लिए भी आपसे जानकारी लेना चाहते होंगे जी, कि जी, जी। मूलतः आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, और आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है आपकी? हाँ, मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश बांदा में हुआ है, जहाँ हमारे बाबा की जगह ग्रैंडफ़ादर प्लेस है। उसके बाद फिर वो आ गए, मतलब कि मैंने वहाँ 8वीं पास की, बजरंग इंटर कॉलेज बांदा में। और उसके बाद फिर 83 में फ़ादर आ गए, वो वहाँ लॉयर थे, एलएलबी उन्होंने की थी, और उसके बाद वो टीचर बन के आ गए रीवा, तो मैं देवसर चला गया वहाँ। और फिर देवसर में की पढ़ाई की, फिर रीवा आ गया, वहाँ फणि शेखर मेरे मित्र थे, और वो आज गज़ल गायक हैं, शायद जुड़े हैं वो। और उसके बाद फिर रीवा आ गया, तो रीवा में मतलब सारा फिर उसके बाद रीवा में ही है। मैं हाई हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, और एलएलबी में एडमिशन लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर करते-करते फिर मैं बॉम्बे चला गया। मतलब कि मुझे फिर लगा कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब जो चीज़ करनी नहीं है, उस चीज़ के बारे में क्यों समय देना। तो फिर बॉम्बे चला गया, तो ऐसे ही बॉम्बे में 15 साल रहा, और उसके बाद अब दिल्ली में। नहीं, लेकिन जो महानगर माया नगरी में जाते हैं, एक जी। बार बस गए तो बस गए, वहां से वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो क्या हुँ। वैसे क्या मन भर गया था आपका, या आपका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए लक्ष्य आप मुंह छोड़ के आगे? कारण क्या था? लक्ष्य कह सकते हैं। थिएटर तो कभी छूटा नहीं, थिएटर तो हमेशा करते ही रहा मैं। बॉम्बे गया तो बॉम्बे में श्रीराज घोड़के दादा के साथ काम किया, नसीर साहब के पास आउट हैं वो साथ के, उनके साथ पहला ही नाटक 90 से मतलब 9 मैं 96 में गया, 97 में किया, और महाराष्ट्र स्टेट का बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला मुझे। तो वो करते ही रहा, और वो अभी भी दादा से संपर्क में है, में हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं कोशिश रही कि जो भी मेरे संपर्क में हो, संपर्क में बने रहें। और फिर फ़िल्मों और सीरियल की मैंने वो एक रंगकर्मी की यात्रा है, उसमें पूरी दास्ताँ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बेसिकली 3 फ़िल्मों ने मेरे जीवन को बदल दिया कि अब मुझे एक्टिंग या फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिए। एक डरना ज़रूरी है राम गोपाल वर्मा की, उसमें मेरे ऊपर कहते हैं क्लाइमेक्स है पूरा, मैं बुड्ढा भी हूँ, पहले जवान था फिर बुड्ढा होता हूँ, वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई।
उसके बाद शाहरुख खान अमिताभ बच्चन साहब के साथ पहली फिल्म किया, उसमें कुछ एक सीन थे, लेकिन एक ही सीन थोड़ा सा बचा और बाकी सब कट गया, और लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अब उसके उसके बाद फिर एक और फिल्म आई चौसर, जो सागर सरहदी साहब के साथ मैंने राज दरबार नाटक किया, किसान का रोल करता था उसमें। बहुत सारे लोग, बहुत प्रोड्यूसर्स ने मुझे प्रॉमिस किया। अच्छा, प्रॉमिसेस तोड़ने की तो ये दास्तां है, एक कर्मी की यात्रा जो लिखी हुई है। और उनके बाद में उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर ने इतना प्रॉमिस किया था मैं दूंगा आपको रोल, आपने बड़ा गजब का काम किया और जबरदस्त काम किया। सागर सरदी साहब ने फिल्म ने बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और उसमें तुम मतलब कि लीड कैरेक्टर करोगे। पर कुछ घटा, क्या घटा, कैसे घटा कि वो लीड कैरेक्टर नवाज को दे दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उस समय आते थे, बैठते थे वहां पर, अजनबी जैसे, मैं अजनबी, हम सब अजनबियों जैसे थे। मैं उस नाटक में लीड कैरेक्टर था, तो मैं अपने को ही देख रहा था, दूसरे लोग को नहीं देख रहा था। और उसके बाद करते करते उसमें रमते रहो, 2-3 साल, 2 साल नाटक किया। और उसमें जब वो चौसर में जब लीड कैरेक्टर मेरे हिस्से में नहीं आया, नवाज के हिस्से में चला गया, तो मुझे लगा कि अब जो है, अब बड़ी मतलब मुझे अब नहीं तो लगा कि अब मुझे लगता है कि अब इस लाइन को मतलब अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। मतलब छूटेगा नहीं। वो तो ऐसी है, कीड़ा है, कैसे सुलेमानी कीड़ा है कि वो तो काटती रहेगा। तो किया क्या जाए, तो फिर वहां से फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपने आप को। क्योंकि अगर इतने बड़े मतलब आजाद फिल्म जैसे मेकर के साथ 2 साल मैंने पूरे नाटक किया और परफॉर्म किया, पूरे मतलब जानने लगे लोग बाग और प्रोमिसेस हुए, और 2 फिल्में मेरी ऑलरेडी फ्लॉप हो गई थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, चौसठ भी आज तक रिलीज नहीं हुई। और तारीफ की बात यह है, पहली फिल्म थी एज अ लीड नवाज की कुछ में गलती नहीं है नवाज भाई की। वो तो ठीक है, उनके साथ उनके बोल गया, लेकिन उन्हें अच्छा काम भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस था उस समय नवाज भाई का। और कहनी चाहिए कुछ समय फेज उनका अच्छा नहीं था। तो उसके बाद वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, और उस फिल्म के बारे में इसमें मैं जो ये एक रंगकर्मी की यात्रा खरीदेंगे वो जान पाएंगे। ये थोड़ा सा किस्सा उसमें सुनाता हूँ कि परवीना एक एक्ट्रेस थी, बाद में वही बीमार हुई। इसमें प्रवीण कुमार की लगान फिल्म में जो है तो वो वाइफ का रोल की थी, वो भी हमारे ग्रुप में थी। इतने लोग खफा हुए थे उस फिल्म में कास्टिंग से, सागर सरहदी साहब से, किसी वजह से किया था, वो किताब में जिक्र है। उन्होंने मतलब कि अजमेर अजमेर गई चादर चढ़ाने के लिए कि फिल्म रिलीज नहीं हो। इससे ज्यादा कोई खफा हो नहीं सकता, दिल टूट नहीं सकता। तो उस फिल्म से बहुत सारे लोग टूटे, और कोई बना कोई नहीं, वो कुनबा बिखर गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे, तो उसके बाद फिर धीरे से फिर जो है राघवेश्वर अस्थाना साहब जो अभी हेड हैं मितुआ के, जहाँ मैं अभी वो ऑनलाइन पोर्टल में काम कर रहा हूँ उनके, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे समझाया कि अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फादर भी बोल रहे थे कि बहुत हो गया। तो सब चीजें मिलके जो है मुझे लगा कि अब इससे थोड़ा सा मुझे साइड साइड करना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा सा फिर जर्नलिज्म की तरफ ज्यादा झुक गया, चैनल की तरफ ज्यादा झुक गया, टीवी चैनल्स की तरफ। तो उसके बाद फिर वो मुझे मिलता रहा काम, करता है। मतलब फिर मैं कलाकार एक सीरियल था, सबसे पहला एक्टिंग टैलेंट हंट था दूरदर्शन का, उसका मैं एज ए क्रिएटिव हेड अपॉइंट हुआ। बालाजी में भी डायरेक्शन में काम कर, मतलब फिर मैंने थोड़ा सा अपने को मोल्ड किया। और मोल्ड होने में पूरी कथा है, एक रंगकर्मी की यात्रा। तो मोल्ड करके फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ गया मैं, ऐसा हुआ। तो ये छोड़ा नहीं, तो लेकिन ये कि मुझे आपको आपको पूर्वाभास नहीं हो उस समय कि मुंबई जैसे शहर में, आपको तो पता था कि माया नगरी है, जिसकी चलनी है तो बस उसी की चलनी है, जो चला तो वही चला, और जिसके रसूख हैं वही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि वहां पर तो आपको पता है तो एकदम सब तैयार रहते हैं, कोई भी मतलब वो चुनाव। तो आपको आपको ये इल्हाम, आपको आभास नहीं हुआ था पहले कि नहीं भैया इतने बड़े शहर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है? हाँ, पहले पहले तो ये था, एक जोश होता है ना जिसके हर एक व्यक्ति के पास, एक पूरा अपने जुनून एक रहता है। और लगे बॉम्बे लगे रहने की कहानी है, अपमानों को झेलते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। अगर आप अपमान हद दर्जे तक झेल सकते हैं और लगे रह सकते हैं कि एक दिन मेरे उस समय के साथ के लोग कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने उसमें किताब में लिखा कि लगे रहिए, अगर आप करना है तो लगे ही रहिए, कि अपने को चेंज मत करिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बॉम्बे से मेरा मोह अभी भी छूटा नहीं है।
और मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं बॉम्बे जाऊंगा, फिर जाऊंगा। मैं हमेशा मतलब सोचता, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं शुरुआत में जब मैं आया यहाँ, तो मैं प्रज्ञा चैनल ने मुझे ऑपरेशन हेड करके ऑपरेशन देखने के लिए बुलाया यहाँ। वहाँ मैं बॉम्बे में स्पेस टीवी चैनल का ब्यूरो हेड था। वो बंद हो गया तो बॉम्बे आया, और वो सॉरी दिल्ली आया, और दिल्ली में बुलाया गया मुझे कि आज अस्थाना साहब ने बुलाया। और उसके बाद मैं यहाँ आ गया तो मैंने बोला कि मैं 3-4 महीने से ज्यादा काम नहीं करूँ, मतलब मैं अपनी शर्तों पे है कि मैं, मतलब मैं बॉस को बोल रहा हूँ कि मैंने कहा 3-4 महीने से ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ रहने का प्राणी नहीं हूँ, मुझे दिल्ली में नहीं रहना है, और मैं जा रहा हूँ। और ऐसे यही मौसम था दिसंबर 2009 का, और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत समझाया कि थोड़ा और समय दीजिए, और उस समय फिर ऐसा हो गया कि फिर यहीं के रह गए, और फिर वो मैरिज हो गई, और मतलब 2010 में मैरिज हो गई, तो फिर बस बॉम्बे आना जाना रहा, छूटा ही रहा बॉम्बे। लेकिन शुरुआत में यही था कि मैं जिस गली मुड़ता था, मुझे लगता था मैं वर्सोवा की इस गली में मुड़ रहा हूँ। मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग में था, ऐसा इधर मुड़ा तो मुझे लगता था कि अच्छा जुहू गली में निकल रहा हूँ, अच्छा यहाँ गया तो चल विले पार्ले में, अच्छा हनुमान रोड पे जा रहा हूँ। इस तरीके से मेरे मतलब कि दिमाग में, मतलब मैं दिल्ली की किसी गली से गुजर रहा होता तो अगली गली मेरे दिमाग में जहन में होती थी कि मैं वो 4 बंगले में हूँ। तो इस तरीके से मतलब 15 साल का मेरे अंदर प्रभाव रहा, और वो धीरे धीरे छूटा। अब दिल्ली सरवाइव कर दे रही है तो दिल्ली में है, और दिल्ली शायद बॉम्बे में होते तो शायद इतना सर्वाइवल नहीं हो पाता, ये भी फैक्ट है। लेकिन हाँ, जो चाहा वो किया, उसमें कोई रंज नहीं है, और उसमें कोई मुगालता भी नहीं है, कि जो चाहा वो किया। और जहां तक देखिए कहानी है कि फ्लॉप फिल्में, अगर फिल्में फ्लॉप हैं तो अभिषेक बच्चन को भी याद नहीं करते हैं लोग बाग, मेरे हमारी तो कोई वजूद ही नहीं है। तो अगर फिल्म फ्लॉप हो गई, शोले फिल्म में मैक मोहन ने एक डायलॉग बोला था कि 50,000, लेकिन बाद में वो हर फिल्म में दोहराए गए, जाने गए। बॉम्बे की जो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो हिट की है। अगर आप हिट है, अगर मैं हिट फिल्म, अगर डरना जरूरी है हिट हो जाती, या पहली फिल्म हिट हो जाती, तो वही प्रोडक्शन हाउस मुझे रिपीट कर रहा होता, या दूसरे लोग रिपीट कर रहे होते। तो अगर फ्लॉप हो गए तो अमिताभ बच्चन तो आप है नहीं कि 15 फिल्मों के बाद भी आपको, क्योंकि उनके पिता साहब हरवंश राय बच्चन साहब थे, तो वो भी नहीं था। तो वो हो सकता था आज के डेट में, लेकिन समय बदल गए। आज अगर फ्लॉप है आप तो फिर हिट नहीं हो सकते आप फ्लॉप है तो फिर आपको रिपीट नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप स्ट्रगल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, छोटे छोटे करते हुए जिंदगी गुजार दीजिए, कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे थोड़ा सा पीछे हटा लिया कि ये मिलना और नहीं मिलेगा ये बहुत हो गया। हमको मतलब मुझे डिप्रेशन में मरना नहीं है, सीधी सी बात है, डिप्रेशन की मेरी जगह नहीं है मेरे। आलोक लिखने। जी, आलोक जी, अगर शुरू से ही आपने इसको एक सुनियोजित अंदाज में उस तरीके से आपने इस लाइन को अपनाया होता, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे सबसे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाते हैं, वहां से ड्रामा की तमाम टेक्निक सीख के आते हैं, उसके बाद मुंबई चले जाते हैं, चलिए फिल्मों में भी किस्मत आजमाते हैं। तो अगर आपने मैंने उस तरीके, तो क्या मैंने आपने ये प्रयास नहीं किया क्या कि आप बिल्कुल नेशनल स्कूल? बिल्कुल प्रयास किया, रीवा में रहते हुए सर, राणा साहब बहुत प्रयास किया, और एनएसडी 2-2 बार मैं गया देने के लिए, दोनों दफा ही नहीं हुआ। और इवन क्या कहते हैं, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए भी ट्राई किया, रिपेट्री के लिए श्रीराम सेंटर ने मुझे 92 में बुलाया था, और रंजीत कपूर साहब बाकी सब लोग ऑडिशन ले रहे थे, उन्होंने बोला भी कि बेटा आप लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, आपका जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मेरा नहीं हुआ रिपेट्री में, और सबसे ज्यादा इंटरव्यू मेरा लिया, ऑडिशन भी मेरा हुआ, तो ये भी हुए। और फिर शेखर वैष्णवी साहब थे भारत भवन में, वहाँ के लिए 2006 में कुछ जो हुआ था बाबरी वाला मुद्दा, तो रिपेट्री में कॉल ही कैंसिल हो गया वो। तो ऐसा नहीं है, कोशिश तो बहुत सारी की, लेकिन कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली। तो जब मैं मतलब ये कह सकते हैं कि जब देखा कि नहीं मिल रहा है तो चलो भाई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। दूसरे रास्ते में नहीं जाए, चलो तीसरे रास्ते में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन फील्ड वही है कि क्रिएटिव फील्ड ही रहनी चाहिए, तो उसके अलावा दिमाग में जहन में कुछ आता नहीं। तो कोशिश तो सारी की, सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। एक ट्रेनिंग से थोड़ा सा एक आपको आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ आप एक पहचान बनती है। मैं नहीं कहता कि एनएसडी का हर आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, बड़ा समझदार होता है, एक्टर ही होता है। किसी भी ट्रेंड स्कूल का हर बच्चा एक्टर हो बहुत अच्छा, ऐसा संभव नहीं है, हो नहीं सकता। और तो हाँ, लेकिन वो जो आपके ऊपर टैग लग जाता है एनएसडी,
तो हम्म। वो आपको टैग आपको थोड़ा सा काम दिलाने में मदद करती है, पर ऐसा तो नहीं कि हर एनएसडी वाले मायने रखता है वो, मायने रखता है वो। जी जी जी। मायने रखता है। तो बॉम्बे में एक थिएटर के हैं, थिएटर है, थिएटर भी अपने हिस्से का एक अपना वजूद रखता है। और एनएसडी है तो अपने आप ही ये चलो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि स्ट्रगल स्ट्रगल तो एनएसडी वाले भी करते हैं, लेकिन एनएसडी का अपनी टीम बन जाती है। थिएटर वालों की बहुत ज्यादा टीम नहीं बनती है। बॉम्बे की सबसे बड़ी कहानी है कि जब तक टीम नहीं बनती है तब तक आप बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। तो थिएटर वाले अपने अपने कुनबे में घुसे रहते हैं, वो अपनी टीम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसलिए थिएटर वाले या तो फिर मरते हैं, या फिर सक्सेस होते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं होते। तो ये एक है कि वो एक ही रूम में रहते हुए चार लोग भी जो है अलग अलग हिस्से में भागते हैं और टीम नहीं बनाते हैं। और कहीं अगर चले गए तो अगले बंदे को नहीं बुलाते हैं। ये है वहाँ की कहानी है, और ये अभी भी है, ये कभी बंद नहीं होगी, ये लगातार चलती अच्छा रहेगी ये बॉलीवुड। आलोक जी, अभी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नमस्कार जी, वरिष्ठ नमस्कार जी। वरिष्ठ साहित्यकार मित्र हैं। प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा नमस्कार जैन जी भी जुड़ी हैं, आपका कार्यक्रम देख प्रतिभा रही जी, हैं। नमस्कार नमस्कार। वो भी रीवा से हमारी मुलाकात है। तो इसके बाद जी जी मतलब कि वो आधे जी। अधूरे एक नाटक मुझे करना था, उसमें हीरोइन थी बतौर, लेकिन वो हुआ नहीं नाटक। तो मैंने ऑफर किया था उस समय, वो कहानी इसमें है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। क्लोज डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या हुआ। जी जी। और हमारे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार पंजाबी के, हिंदी के, श्री भूपेंद्र सिंह रैना साहब भी जुड़े हैं जम्मू से। तो उन्होंने धन्यवाद जी, उन्होंने नमस्कार। उन्होंने एक टिप्पणी में हमको कहा है कि जी। मुंबई की माया नगरी में सफलता के लिए गॉडफादर हम्म। का होना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ आपके ऊपर नहीं, किसी का मुझे हाथ है। ये बता दो ना, ये जो अभी बात करेंगे आप, क्या मतलब हम्म। आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट काम नहीं आता है कि गॉडफादर ही होना चाहिए तभी आप उस माया नगरी में अपने आप को फिट पाएंगे? टैलेंट बहुत लास्ट में आता है सर, सीधी सी बात, टैलेंट सबसे लास्ट में। बॉलीवुड में जा रहे हैं अगर, तो टैलेंट सबसे कतार में आखिरी मतलब पंक्ति में खड़ा हुआ होता है। उसके पहले आपकी मॉडेस्टी, आपका अपना संपर्क, और आपकी अपने जो है तो लोगों से अपमान सहने का कैलिबर, कितना आपका कैलिबर है, और कितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ऊपर किसी का वरद हस्त है, तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। यश चोपड़ा साहब ने ये बात कही थी, मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं की बात है कि आप अपने व्यवहार से, अपने तरीके, नेचर से आप 10 साल करेंगे तो टैलेंट से 2 साल करेंगे, सफर मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं। तो टैलेंट बहुत बड़ा वजूद नहीं है बॉलीवुड के लिए। जो लोग सोचते हैं कि टैलेंटेड है, होता ये, हम थिएटर वालों में यही एक मतलब समस्या है हर थिएटर वाले में, कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं उखाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। और सीएसटी स्टेशन में उतरूंगा तो यश चोपड़ा खड़े होंगे या फिर करण जौहर खड़े होंगे कि बोलेंगे अरे आप कहाँ थे, आप आइए, और वो ले जाएंगे गाड़ी में अपने। ऐसी बेवकूफ़ी वाली सोच जो है रहती है। हर जो मतलब अपने को समझता है कि बस मैं शहर का हीरो हूँ, बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ, और मैं उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। हर थिएटर वाले के अंदर ये खपत होती है, और उसे लगता है कि बस ऐसा होता नहीं है सर। वहाँ आप अपने बैगेज के साथ जाते हैं तो आप अपने बैगेज के साथ, बैगेज जब तक पटकेंगे नहीं, मैंने लिखा है ये पूरी, अगर एक रंगकर्मी की यात्रा कोई पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा कि आखिर उसको स्ट्रगल कैसे करना चाहिए। कई बार मैंने लिखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर मैंने किया तो ये गलत किया, ये बाद में समझ में आता है, तो अभी आप समझ लीजिए। तो वो गॉडफादर अगर होता है तो वो आपको गाइड करता है। लेकिन हमारा तो गॉड, मेरे साथ संयोग, दुर्भाग्य क्यों बोलूं, ठीक है संयोग है, दुर्भाग्य भी नहीं। एक संयोग था कि एक गॉडफादर हमने बनाया अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, सागर सरहदी साहब, और उनके साथ खून पसीना दिया, हाथ टूटा फिर भी रिहर्सल करते रहे, और बिना पैसे के भागते रहे, और 2 साल 3 साल खूब, जो लीड करेक्टर, मतलब 3 4 लीड करेक्टर थे, किसान के ऊपर ही बेस्ड था वो राज दरबार, और उस पे हमने खूब किया, हमें लगे कि हमारे गॉडफादर हमने बना लिया अपने टैलेंट से। लेकिन जब फिल्म में चौसर चौसर फिल्म बनी तो उसमें नवाज को ले लिया गया, तो फिर टैलेंट का कोई मतलब तो बचा नहीं। उस वक्त नवाजुद्दीन टैलेंटेड नहीं थे, सॉरी नवाज भाई, उनको खुद भी पता है, उस वक्त वो उस तरीके की इमेज नहीं थी उनकी, और उस तरीके से उनका कैलिबर नहीं था। लेकिन किस्मत उनके साथ थी, किस्मत भी करती है, हमारे किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। नहीं तो वो एक ऐसा पॉइंट था। फिल्में दोनों अगर मेरी फ्लॉप हो गई थी, पहली जिसमें मैं हिस्सा था, या डरना जरूरी है, डरना जरूरी पूरा क्लाइमेक्स मेरे ऊपर सर,
और मैं पहले जवान होता हूँ, बाद में बुढ़ा हो जाता हूँ, इससे बड़ी फिल्म के लिए कोई किरदार नहीं हो सकता। उसके बाद चौसर जैसी फिल्म में लीड कैरेक्टर लिया जाता है, लेकिन नहीं लिया जाता। वही गॉडफादर जो हमारा, हमने जिसको बनाया, तो अगर वो नहीं, अगर वो हमारा गॉडफादर बन जाता है या बन जाते हैं। अब तो सागर साहब ने बड़ी मोहब्बत दी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहुत मोहब्बत मिली, लेकिन फिल्म जब देखी गई और देखने के बाद जब फिल्म का ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद मतलब कि मेरे एक मित्र हैं, एक्ट्रेस हैं, इसमें इनका जिक्र है इनका, उसने बोला कि सागर साहब हम लोग को लेते, आलोक को लेते इस रोल में तो ज्यादा अच्छा होता। सागर साहब ने बोला हाँ हो तो गया, गलती तो हो गई, मैं तो जीत गया ना वहां पर, मेरा टैलेंट जीत गया सर, पर मैं तो नहीं जीता, मेरा कैरियर तो नहीं जीता, मेरा कैरियर तो हार गया ना, क्योंकि आपने पहले ही वो डिसीजन ले लिए। तो ये चीजें हुई हैं मेरे साथ। उस रोल के लिए मुझे बोला गया था नसीरुद्दीन शाह साहब भी अगर करते तो शायद ऐसा नहीं करते जैसा आप कर पाते हैं। तो इस तो टैलेंट तो कहाँ रह गया सर, उस वो फिल्म बनी, फिल्म में लिया नहीं गया, तो टैलेंट सब, टैलेंट मतलब कि बिल्कुल एंड ऑफ द डे में काम आए तो आए, बाद में जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर टैलेंट आपका समझ में आता है, फिर टैलेंट आप दिखा सकते हैं। उसके पहले आप जो है परफॉर्मेंस दीजिए, परफॉर्म करिए, टैलेंट दिखाने की कोशिश मत करिए और आगे बढ़िए, तो टैलेंट का और कोई बहुत बड़ा और वजूद जब नहीं। फिर जब मुंबई में आपका मन भर गया, तसल्ली हो गई, अब यहाँ पर आपके पांव जम नहीं सकते हैं, तो फिर आप जी। कह रहे हैं कि दिल्ली आ गए, तो उस हम्म। पीरियड में तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि देखो ना आलोक, क्या है कि रोजी रोटी का भी बहुत बड़ा सवाल है। आप हम्म। रंगकर्मी बने, आपने अब अपने आप में ये संकल्प लिया कि आप थिएटर के लिए ही काम करेंगे। लेकिन जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में, इतने बड़े देश में, हम रंगमंच को व्यवसाय नहीं बना पाए, वो प्रोफेशन उस तरह से नहीं बना पाए जो आपको रोजी रोटी दे सकता है। तो उसके लिए सही भी बात। फिर आपको एडजस्ट करने में बहुत समय लगा होगा। और मुंबई के जो परेशानियां हैं, वहाँ की जो मजबूरियां हैं, जो आपकी वहाँ पर जो चुनौतियां हैं, लगभग तो दिल्ली में भी वही आपका उनका सामना करना पड़ा होगा ना। देखिए, थिएटर के से मैंने कभी पैसे की अपेक्षा नहीं की। मतलब थिएटर जो करते हैं, जो अमेच्योर थिएटर करते हैं, प्रोफेशनल थिएटर तो बाद में हुआ, कभी हो गया, किसी ने पैसे दे दिए। उसका हालांकि बॉम्बे मतलब दिल्ली में आके मैंने बिना पैसे के थिएटर नहीं किया। जो भी नाटक किए मैंने, पंचलेट किया दूरदर्शन में, उसमें मैंने मतलब मुझे पेमेंट दिया गया, मिला। फिर राजेश अग्रवाल जी के साथ रंजीत कपूर जी का नाटक किया मैंने, एक घोड़ा 6 सवार। मतलब दिल्ली आके मैंने जो है वो एक रुख अपना लिया कि भाई मुझे करना है तो मैं खुद करूंगा। और मैंने खुद भी प्ले किया उसमें भी, मतलब साहित्य अकादमी दिल्ली ने करवाया, उसमें भी मैंने सारा पेमेंट अपने, मतलब मैंने अपने पास पैसे नहीं रखे। 35,000 मिले, मतलब कट कटा के 30,000 मिले, 30,000 मैंने पूरे बांट दिए अपने आर्टिस्टों को, क्योंकि मैंने वो झेला था कि नहीं यार, मेरे साथ कोई अगर वो प्रोडक्शन भी कर रहा है तो उसको पैसे का हक चाहिए, सिंथेसाइजर भी बता रहा उसको पैसे चाहिए, तो मैंने पैसे दिए और यहाँ किया तो पैसे लिए, दोनों चीजें। तो ऐसा नहीं है, एक स्टेज के बाद फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। रियो में हालांकि मैंने किया तो ये है कि मैंने दिया ना लिया, ये है कि रियो में अपने, मेरा अपना मंच है तो वहां मैंने किया, शैलेंद्र द्विवेदी संयोजक के रूप में थे वहां। तो और रोज ईश्वर की कृपा है, टचवुड, आप सब लोग का आशीर्वाद है, रोटी की समस्या कभी हुई नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता रहा। मैं यहाँ आया तो मैं जॉब के साथ आया था, मतलब कि वैसे नहीं आया था, मतलब दिल्ली मुझे बुलाया था, दिल्ली ने, दिल्ली में आया नहीं था। बॉम्बे में गया था, दिल्ली ने मुझे बुलाया। मैं बॉम्बे में भी कभी रहने की समस्या उस तरीके से नहीं हुई, कभी ईश्वर की कृपा रही। रोटी की समस्या कभी नहीं रही मेरी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ होता रहा, कुछ ना कुछ करते रहे। वहां मैं वेस्टर्न रीजन का हेड था एक चैनल का। जब मैंने ये लाइन बदली तो वेस्टर्न रीजन का पूरे चैनल का हेड था, मेरा स्टाफ था, मैं साइनिंग अथॉरिटी था, मेरा ऑफिस था, गाड़ी था, सब सब मतलब ऐसा नहीं। और उसके बाद जब वो क्लोज हुआ तो दिल्ली ने मुझे प्रज्ञा चैनल ने बुलाया। प्रज्ञा चैनल जब बंद हुआ तब थोड़ी सी समस्याएं आई, 2 ढाई साल बाद वो बंद हो गया, उससे थोड़ी समस्याएं आई। और लेकिन उन समस्याओं ने मुझे फिर थिएटर की तरफ घुसेड़ दिया, मतलब कि नया थिएटर हाबिब तमरीज साहब के साथ तो करता ही रहा। लगा दो मतलब 92 में मैंने वर्कशॉप की थी रीवा में, उसका 2004 में जोड़ा बॉम्बे में आगरा बाजार प्ले से। लगातार जहां भी शो हुआ, हबीब साहब की बड़ी मोहब्बत थी, मुझे बुलाते थे, राम भाई अभी जब करते हैं तो मुझे बुलाते हैं।
और हम लोग जाते हैं, परिवार की तरह अपना रिहर्सल करते हैं और शो करते हैं। तो उसके बाद फिर थिएटर की तरफ और घुस गया मैं और लिखने लगा। जैसे मेरी जो हुई तो मुझे जब मैं खाली हुआ तो मैंने रोटी की समस्या के बारे में कभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। ये ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है, दुआएँ हैं कि माता-पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है कि जब भी ऐसा हुआ तो मैं लिखने लगा और लिखा मैंने। नाटक किया और नाटक किया मैंने। क्योंकि मुझे दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने आप को डिप्रेशन में नहीं देख सकता, ना मैं कर सकता हूँ। 2.5 साल बीमारी में अगर झेला है तो मैंने अपने आप को यही रोका है कि मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो क्या करना है? लिखना है और जो लिखा हुआ है उसको कंक्लूड करना है। पांडुलिपियाँ बनाना है, नहीं नहीं बना सकते तो बनवाना है और फिर मुझे वो उसी बीच फिर वो सीनियर फेलोशिप का अवार्ड भी मिल गया, तो उसके भी पैसे आते रहे। तो समस्याएँ रहीं मैं फिर रीवा भी चला गया एक बार, पूरे परिवार सहित रीवा चला गया, फिर मैं वापस आया। तो फिनिक्स पक्षी की तरह मैं खत्म हुआ, उसी राख से फिर पैदा हुआ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। थिएटर कभी छूटा नहीं, ना छूटेगा, मरते दम तक नहीं छूटेगा। लिखना ना छूटा है, ना छूटेगा। तो और रोटी ऊपर वाले को देना है, 2 वक़्त की रोटी ऊपर वाला दे रहा है और उससे ज़्यादा मेरी चाहत नहीं। मैं करता रहूँ हर परिवार के लिए मुझे लगता है कुछ और थोड़ा-सा करना चाहिए, लेकिन मैं उसमें थोड़ा-सा मेरे ख्याल से माइनस पॉइंट है कि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। बस ये क्योंकि मेरी सोच 2 रोटी की है, 2 रोटी की है। लेकिन परिवार की सोच है कि और थोड़ा आगे होना चाहिए। तो ईश्वर चाहेगा तो वो भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, कभी भी रोटी की समस्या ईश्वर ऊपर वाले ने नहीं दी। इस बीमारी में नहीं दी, 2.5 साल जब कुछ नहीं था मेरे पास। तो उसके अलावा तो फिर कोई बात ही नहीं कर सकते। तो अच्छा, बहुत ईश्वर की कृपा है। आप निर्देशक भी हैं, आपने कई नाटकों का जी, निर्देशन भी किया है, जी, खुद स्वयं नाटक भी लिखे जी, हैं। तो जी। मतलब दोनों एक नाटकों का निर्देशक होने के नाते और स्वयं नाटककार होने के, आपको क्या लग रहा है कि दोनों में से किसको आपने ज्यादा प्राथमिकता दी है? नहीं, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। नाटककार का अपना क्षेत्र है, निर्देशन का अलग है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे आसानी होती है क्योंकि मैं उसको विज़ुअलाइज़ कर पा रहा होता हूँ। उसके मूवमेंट्स विज़ुअलाइज़ कर पा रहा हूँ और एक्चुअली मैं ज़्यादातर नाटकों में लिख भी देता हूँ कि ये आदमी यहाँ खड़ा होगा, वैसे करेगा, सारी चीज़ें करेगा। तो लिखना तो मेरा पहला मतलब नाटक करना और लिखना ये मेरे मतलब कि पहला प्रेम है। अगर नाटक कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, उसको कर भी रहा हूँ, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरी है नहीं कि मैं ही नाटक लिख रहा हूँ, मैं उसको कर भी रहा हूँ और उसको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें अपने आप ही आती हैं। मतलब मैंने हबीब तनवीर साहब के साथ जो सीखा वो तो जो अपने रंग गुरुओं से सीखा, अनवार मोहम्मद सिद्दीकी हैं, सैयद जब्बार चैती हैं, योगेश त्रिपाठी जी के साथ भी किया, बॉम्बे में किया, रंजीत कपूर जी के साथ किया, हबीब तनवीर साहब के साथ तो सीखा ही सीखा। तो सब लोग उस साथ शिवदास घोड़के जी के साथ सब लोगों के साथ मैंने सीखा और सीखने के मतलब देख कर सीखा और करते हुए सीखा। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जो डायरेक्शन अ, से ज़्यादा मुझे लिखना पसंद है, सीरीज़ हर चीज़ से ज़्यादा अभी लिखना पसंद है मुझे और लिखने के बाद फिर वो उसे करूँ मैं और उसे परफ़ॉर्म करूँ, डायरेक्ट करूँ, ये मेरी मतलब कि ये है कि प्रायोरिटी है कि अच्छा ये कर रहा हूँ तो अभी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं इसको अलग-अलग नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा कि मतलब कि किसको प्रायोरिटी दूँ, नाटककार को या डायरेक्टर को। मैं नहीं उसको मतलब अलग-अलग आप नहीं कर पा रहा हूँ। आपके तो नाटकों की एक पुस्तक भी आई है, संकलन। पहले तो उनका अपने मित्रों के लिए दर्शन करवाइए। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, आशुतोष रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, ममता सोनी जी, धन्यवाद सर। सुनीता हंडू जी, प्रेमदा पांडे जी लगातार आपका कार्यक्रम देख रही है, हमारी नियमित जुड़ती रहती है हमारे कार्यक्रमों के साथ। मैं उनका धन्यवाद करता जी, हूँ, बहुत उत्सुकता धन्यवाद, रहती है धन्यवाद। उनको कार्यक्रमों की। तो जी, डॉक्टर जी, जी। प्रतिभा जैन जी भी जुड़ी हैं, कह रहे हैं कि जी, आपका जी। जीवन बहुत प्रेरणादायी रहा है। डॉक्टर प्रतिभा जैन जी कह रही हैं। तो वो उस पुस्तक के दर्शन कराइए, आपके समक्ष है वो पुस्तक। धन्यवाद। जी। जी, जी। देखिए एक एक मेरी ये नाट्य संग्रह जो है, मेरा ये पिछले साल निकला था। इसमें छोटे-बड़े 7 नाटक है ख्वाबों के 7 रंग। ये अमेज़न में उपलब्ध है, राही पब्लिकेशन छापा सुशील भारती जी, ममता सोनी जी जो हैं वो शायद जुड़ी हों। कला भारती फाउंडेशन है उसकी बेस में छापा पहली किताब शुरुआत आगाज़ वहाँ से हुई है और उसके बाद अभी अभी जो आई है ये एक रंगकर्मी की यात्रा ये जो है, आइए, मैं ये भी अभी आई है। दर्शन हाँ, उसका कराता हूँ, जी। ये है आपका। हाँ, तो इसमें आपके आपके पास बहुत भी है। ये मेरे तो पास भी इसमें सारी पुस्तक है। कथा है।
जी जी जी। और तो मुझे पहले पता मुझे नहीं प्रेरणादायक है। जो नाटकों आपको लगता है जो ना, प्रतिभा जैन जी, तो मैं शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ऐसा नहीं। बस ये कि मेरी जर्नी है, मैं करता रहा, यात्रा है, मैं करता रहा। और हर यात्रा में सर उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं। मैं कोई नया अनोखा हूँ नहीं। और बीमारी में भी जैसे नेचुरली अगर मेरी वाइफ सेवा नहीं करती तो शायद नहीं बचता, या लोगों ने मदद नहीं की होती, लोगों की दुआएं नहीं होती। अगर बद्दुआओं में असर होता है तो सर दुआओं में भी असर होता है। और तो दुआओं का असर है और सबकी मोहब्बत का असर है। तो अगर ये हो गया है तो फिर आगे चीजें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चल रहा है तो चल, यात्रा है। इसमें लोग सोचते थे, मतलब कई लोगों ने सोचा, मुझे भी लगा कि मर गया, मैं बचूंगा नहीं। सबको लगा कि मैं बचूंगा नहीं। और ने ये जब जो लगा कि आपकी बचूंगा नहीं तो ये जो 2020 में आपकी स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानी हुई, तो उसकी जी, वजह से लेखन भी काफी प्रभावित हुआ होगा आपका। लेखन प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो लिखा हुआ रखा था उसको मैंने मतलब कि पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा जो जरूरत हो सकती थी उसको रिफॉर्म किया। और उसके बाद उसको भेजा लोगों को कि भाई ये छापना है, या तो मर गया मैं, कम से कम तो कुछ तो मेरा बचेगा। इतना किया है और अगर मर गया यूं ही तो वो ठीक नहीं है। तो नहीं, मैंने समस्या बात क्या की। हुई और थी आपकी? स्वास्थ्य क्या हुआ था, क्या परेशानी हुई थी? थोड़ा सा संक्षिप्त मुझे में बताएं। हाँ, मुझे जीबीएस पैरालिसिस हुआ था। ये पैरालिसिस भी नहीं, जीबीएस ही बोलते हैं, गुलियन बारे सिंड्रोम। ये नर्वस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम आपको आपको खा जाता, आक्रमण कर देता है। रीढ़ की हड्डी से होता है। तो मेरा गले के नीचे का पूरा हिस्सा डेड हो गया था पूरा। ओह हे और अभी भी भगवान। जो उंगलियां ऐसी रहती हैं, मतलब ऐसे जकड़ी रहती हैं, इतनी ही मुड़ती हैं। और मैं ज़मीन से नहीं उठ बैठ पाता हूँ अभी। कॉर नहीं तोड़ पाता, बटन नहीं लगा पाता, ये सब वाइप करती है। और मतलब कि बहुत ज़्यादा संतुलन उतना नहीं बनता है, लेकिन हाँ बन जाता है। मतलब डुडुगाते हुए जो है, धीरे धीरे धीरे, मतलब कि मैं चल लेता हूँ, अपने काम कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो अवस्था थी, उस अवस्था ने सबको डरा दिया था। मैं भी डरा था। मैं अगर बोलूँ कि नहीं डरा था तो झूठ है। सब लोग डर गए थे, मेरा परिवार डर गया था, मेरे मित्र सब डर गए थे। और लगा कि नहीं बचूंगा। उस अवस्था में साल भर बाद जब ठीक नहीं लगा कि ठीक ही नहीं होऊंगा, तो ये हुआ कि चलो जो रखा है या जो लिख सकता हूँ, तो फिर मैंने धीरे धीरे जो है शुरू किया। देखना, समझना, पांडुलिपियां निकालना, नई पांडुलिपि, अभी भी कुछ पांडुलिपि में बना रहा हूँ। तो समय निकाल कर पांडुलिपियां बनाता हूँ मैं। और उस पे हिसाब से जो है वो सारी चीजें मतलब कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बहुत ऊर्जा दी। सीधी सी बात है, इसने बहुत ऊर्जा दी कि नहीं मुझे कुछ करना है। लोगों ने आश्वासन दिया, लोगों ने बोला, वो कैसा वो आश्वासन पूरा हो नहीं पूरा हो, लेकिन उसने मुझे ऊर्जा दी कि नहीं अभी करना है और बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है, अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन ये है कि ये मेरे एक दूसरी जिंदगी है। पहली जिंदगी की यात्रा, एक रंगकर्मी की यात्रा पहला पार्ट मान के चलिए। मेरे दिमाग में हम्म। एक दूसरा पार्ट में लिखूंगा। एक रंगकर्मी की यात्रा पार्ट 2 शायद 20 साल बाद लिखूं, ऐसी मेरी मंशा है। और सोचा है तो नेचुरली सोचा है, सोचने से तो होता ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो मैं मुर्दा होके जनाजे की तरह मेरा सफर, जनाजे की तरह मुझे ले गए सब लोग। उस तरह से 1.5 साल पत्नी ने किस तरीके से मुझे पाला, बच्चे की तरह पाला। मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब 1.5 साल आदमी एक बिस्तर में टट्टी पेशाब करे तो कौन रखता है। शायद कोई दूसरी पत्नी तो नहीं होती, मतलब ऐसी पत्नियां तो नहीं होती। माँ है वो। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन उसने जो किया है उसमें से जिंदा हूं। जो दुआएं हैं, मोहब्बत है लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसने जी कड़ा नहीं किया होता तो शायद मैं आज इस किसी भी मंच पे, किस मंच पे भी क्या बात नहीं कर पा रहा होता या कुछ कर नहीं पा रहा होता। तो मेरा जीवन मेरा है नहीं, लोगों का जीवन है, लोगों की दुआओं का जीवन है। दूसरी जो मेरी लाइफ है, सेकंड लाइफ है, ये लोगों की मतलब लोगों के लिए मैं क्या कर सकूं, किस तरीके से और समाज के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कर सकूं, ये सोच है। परिवार के लिए क्या कर सकूं, और थिएटर अगर कर रहा हूँ, लिखना कर रहा हूँ, तो इससे क्या और बांट सकूं। बस यही सारी चीजें मेरे पास है और कुछ है नहीं। तो मेरा जीवन मेरा जीवन नहीं, आप सबका जीवन, आप सबकी दुआओं का जीवन है, ईश्वर की कृपा है।
तो ये दूसरे जीवन में क्या-क्या उपलब्धियाँ मिलती हैं, मुझे पता नहीं। आपके मंच पे बैठा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। आप इतने बड़े देश के साहित्यकार हैं, बुजुर्ग साहित्यकार हैं। आपकी मोहब्बत से मैं इस मंच पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरी एक उपलब्धि यही है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। 2 किताबें छप गई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ब हम्म, जिसकी नहीं छपी उनके लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन छप गई, लोगों की ये भी दुआएँ ही हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मेहनत में लिखना तो हर आदमी लिखता है, हर आदमी लिखता है, और कुछ ना कुछ तो हर आदमी लिख ही रहा होता है, लेकिन वो लिखकर पांडुलिपि बनकर छप जाए और लोग उसको मोहब्बत से लें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नहीं इसके लिए नहीं, मैं साहस बहुत प्रतिभा जी भी कह रही कि आप, उनका भी मन बहुत दुखी हुआ है। कह रहे साहस रखिए और सब आपके लिए दुआ करते हैं। और वाकई आप ने ऐसा उदाहरण दिया है कि आपने इतनी हिम्मत रखी है, आप उससे, उस बीमारी से लड़े आप, और उसी की वजह से आज आप हमारे समक्ष हैं, बातें कर रहे हैं। कृपा करके अपने आप को संभालिए। और नहीं, बिल्कुल। आप हमेशा अपना मन, देखो आलोक जी, आप अपना मन प्रसन्न रहिए। साहित्यकार जो नहीं, दूसरों बिल्कुल। को सिखाता है, साहित्यकार तो एक चिंतक होता है, मनीषी होता है। वो दूसरों को समझाता है अपने साहित्य के जी, माध्यम जी। से, किस तरह से जीवन को संभाले रखना चाहिए, किस तरह से जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, आप हिम्मत हारेंगे तो आपका परिवार परेशान होगा। नहीं, नहीं, मैं इसलिए बिल्कुल आप, हिम्मत नहीं हार रहा हूँ सर। मुझे क्या है कि वो लम्हे याद आते हैं, तो मतलब मैं एक्चुअली बीमारी को भूलना चाहता हूँ। उसके बारे में मुझे बात करना और उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो मैं उसको मतलब पीछे छोड़, मतलब वो उतनी कठिन समय जो था वो निकल गया है। अब जो थोड़ा बचा हुआ है, वो अगर बचा भी रहेगा तो मुझे कोई, जितना मैं बच गया हूँ उतना बहुत बच गया हूँ, और नहीं नहीं, इससे ज़्यादा। आप अतीत को अब एक बल बनाइए, संबल के रूप में इस्तेमाल करिए, जी, जी। और उसको जी। अब उसको भूल जाइए। आप आगे आगे आपको बहुत काम करना है, और एक नहीं, बिल्कुल। रंगकर्मी के रूप में आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी है। आगे भी आपको धन्यवाद। काम करना है। तो फिर ये कोरोना काल के बाद ये संकट तो आ गया, और आपने उस पर पूरा अपने हिम्मत के साथ लड़ाई की उसके साथ, और जी, जी। आप आगे बढ़ते रहे। तो फिर व्यावहारिक रूप से रंगमंच के लिए काम करना, थोड़ा-सा उसमें व्यवधान तो आ ही गया होगा ना? नहीं, उस वक़्त भी मैंने सर, राणा साहब, मैंने जब मतलब कि जब बीमार नहीं था तो मैंने ऑनलाइन थिएटर किया। ड्रामा रीडिंग करता था, ड्रामा खुद दूसरों के लिए मतलब बहुत सारे लोगों के, मतलब ये है कि मैं ऑनलाइन ज़ूम से जो है, उस ज़ूम का बिल्कुल हिट हो गया था उस समय। उसमें बहुत सारी, मतलब घर में खाली नहीं था उस समय, जब बीमार नहीं था तो मैं लिखता था। उस समय ही नाटक लिखा, कोरोना पर ऊपर नाटक लिखा देखो ना, जो कि उसमें नाटक में है, नाट्य संग्रह में है, उस पर भी नाटक लिखा मैंने। तो कोरोना के आखिरी-आखिरी, मतलब कि वो जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन पीरियड का मैंने बाकायदा सदुपयोग किया, और उसमें कहानी लिखी, कविताएँ लिखी, नाटक लिखा और ऑनलाइन थिएटर किया। तो कोरोना ने मुझे रोका नहीं, बीमारी ने मुझे रोक दिया, और बीमारी ने रोका तो मैंने उसको भी अस्त्र बनाने की कोशिश की। और लोगों की दुआओं से मैं मुझे लगा कि अब मैं अगर नहीं मंच पे नहीं उतर पा रहा हूँ, तो मंच पर उतरने के कुछ कुछ लिखूँगा। जो लिखा हुआ है उसको कोशिश करूँ किताब के शक्ल में आए, क्योंकि मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है। बिना किए तो रह नहीं सकता व्यक्ति, और मुझे मतलब मोटिवेशन चाहिए। तो फिर किताबों की तरफ मेरा कंसंट्रेशन हुआ कि अब मुझे ये करना चाहिए, जिससे मैं बिज़ी रहूँ, थोड़ा-सा करता रहूँ। और बिज़ी रखने के लिए, कुछ करने के लिए ये अब ये हो गया कि चलो ठीक है, जब मंच पे उतरूँगा तब मंच पे उतरूँगा। अभी किताबों के बारे में सोचो, कितनी जो पांडुलिपियाँ मेरे पास अभी 3-4 और पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। तो वो अभी बनी नहीं है, कुछ एक अधूरी हैं, कुछ एक बन गई हैं, तो अब कहीं भेजना है, वो सब चीज़ें प्रोसेस में, उसमें बिज़ी रहता हूँ मैं। और अब जैसे मैंने बताया, एक नाटक लिखने के लिए अभी एक मित्र ने दिया हुआ है, स्वच्छता पर, तो वो लिख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें लगा रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो आप सबकी आप आशीर्वाद, दुआएँ आप हैं। आप बिल्कुल हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। कोई बात जी, नहीं, जी, आपके वरिष्ठ मित्र, आपके अपने मित्र साथ में हैं, तो जी, इसलिए जी। हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, नहीं, आप थैंक यू निश्चिंत सर। रहिए, और बहुत बहुत आगे आगे जाएँगे, और आपको बहुत काम अभी करना है, बहुत कुछ लिखना है आपको। बस तो दुआएँ माँगिए। तो रंग यात्रा तो आपकी चलती रही है, और जी, अब रंगमंच के बारे में एक आपसे कुछ जानना चाहूँगा। उसके बाद आपका जो कवि रूप है, वो भी बहुत जी, जी, महत्वपूर्ण है। उसके बारे में आपसे जी, कुछ कविताएँ भी सुनेंगे। तो जी, आपको जी। क्या लग रहा है वर्तमान में जो हिंदी रंगमंच है, क्योंकि मैं हुँ, समझता हूँ कि जो हमारा
अन्य भाषाओं का, मैं क्षेत्रीय तो नहीं कहूँगा उसको, अन्य भाषाओं का, जैसे मराठी रंगमंच है, बांग्ला रंगमंच है, बहुत ही संपन्न है और उसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। जी जी, और क्योंकि उसमें नाटक भी बहुत अच्छे लिखे जाते हैं, उसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल सही संदेह बात, नहीं है। और बहुत सारे बिल्कुल सही बात नाटक हिंदी अनुवाद के रूप में राष्ट्रीय मंच पर भी उनका मंचन होता है। है, तो बिल्कुल आपको सही क्या है। लग रहा है कि हिंदी रंगमंच जो वर्तमान में है, हम्म, क्या क्या उसमें आपको क्या दशा दिशा लग रही है उसमें? हिंदी रंगमंच में सबसे बड़ी मतलब जैसे आपने बताया, ऐसे ही बताया, मराठी रंगमंच है या फिर गुजराती रंगमंच है। गुजराती के मैंने घटिया से घटिया नाटक में बॉम्बे में, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, दो लोग बैठे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं क्लियर हो रहा। सबसे सुपर हिट ड्रामा था वो, गुजराती का, मित्र के साथ गया था और माफ कीजिएगा मैं बोर हो गया था, लेकिन सुपर हिट ड्रामा था और उसकी टिकट नहीं मिल रही थी, ब्लैक में टिकट मिल रही थी। ये मोहब्बत है। हम हमारे रंगमंच से हम ही मोहब्बत नहीं करते हैं, क्या करेंगे हम? मैं कर रहा हूँ तो मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, देखने वाले कितने हैं जो मोहब्बत करते हैं? एक नाटक कर रहा है तो सोचता है दूसरा नहीं करे। हमारे मतलब रंगमंच, हिंदी रंगमंच में हिंदी भाषी लोग ही अपनी अपने रंगमंच को मोहब्बत नहीं करते। और जब तक हम अपनी भाषा भाषा की क्या मतलब अपने अपने कल्चर को, थिएटर, हिंदी का थिएटर तब तक नहीं होगा जब तक उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। और माफ कीजिएगा हम मोहब्बत नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि पास कहाँ से मिल जाए, अगर देखना भी चाहते हैं तो क्या पास मिल जाए, एक पास मिल जाए, दो पास मिल जाए। टिकट खरीदने का नहीं सोचते हैं। अब टिकट खरीद कर नाटक देखने की हमारे यहाँ संस्कृति लगभग ना के बराबर है। तो पहले तो ये इस परंपरा का हम अब हर नाटक वाले को जो है सोचना पड़ेगा कि कोई भी नाटक बिना बिना टिकट के मतलब कि देना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है किसी को। हम चाहे खाली मंच रखें, हम ऑडियंस खाली रहे, लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। एक वो रहे। और जो ग्रांट वगैरह मिलती है वो तो जैसे भी मिलती है, लेकिन आज भी हिंदी रंगमंच अमेच्योर थिएटर या अपरिपक्व कर्मियों के बल पर फल फूल रहा है। व्यावसायिक रंगमंच सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस में है, जहाँ वो एक कल्चर है। बंगाल में तो कल्चर है साहब, उनके हर घर में एक कलाकार होना चाहिए, अदरवाइज वो कलाकार नहीं, मतलब परिवार ही नहीं अच्छा माना जाता। वो ये बंगाल का कल्चर है। और मराठी में जो रंगमंच है, पैसे लेकर लोग बाग देखते हैं। दोस्त भी जाएगा तो पैसे लेकर जाएगा, पैसे देकर टिकट देकर खरीदेगा। हमारे कितने दोस्त हैं जो हमारा नाटक पैसे लेकर देखना चाहते हैं? नहीं यही मैं देखना यही चाहते सर। यही बात मैं मैं सुनना मैं चाह खुद रहा भी था। देखिए, मैं खुद भी शामिल हूँ। आज की ये अलग है कि मुझे मतलब कि मैं भी एक सोच हुआ करती है कि भाई मैं टिकट मुझे पास मिल जाए। जब तक ये सोच रहेगी तब तक हिंदी रंगमंच आगे नहीं बढ़ सकता। और इसकी ये सोच खत्म होगी ऐसा मुझे दिखता नहीं सर, मुझे तो नहीं दिखता। क्योंकि यहाँ तो बस एक दूसरे को काटने के लिए ही लोग ज्यादा कोशिश करते हैं, किसको काटते हैं, कैसे काटते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद फिर इसके बारे में सोच कहाँ से आएगी सर? नहीं आएगी सोच, संभव नहीं है। रीवा में एक मैं बताऊं, ये एक ऐसा नहीं कि मैं इस सोच का आदमी हूँ, पूरे शहर के भर के लोग भी एक नाटक एक साथ नहीं कर सकते, ये विडंबना है। हमने 91 में योगेश त्रिपाठी जी के डायरेक्शन में होली नाटक किया था, उसमें गोबर का रोल किया था। उसका टिकट रखा था हम लोग, और 50 रुपए 100 रुपए किसलय जो विद्यालय थे उनकी मदद के लिए, अनाथ बच्चों की मदद के लिए। उसके बाद से सर मेरी जानकारी में नहीं है कि वो एक पहला और आखिरी प्रयोग है सर। और फिर उसके बाद शहर की सारी संस्थाएं मिलकर एक नाटक नहीं कर सकती हैं, जबकि करना चाहिए। टिकट लगाएं और शहर की सारी संस्थाएं मिलकर एक थिएटर, अलग अलग उसमें लगे रहते हैं, अलग अलग मतलब कि उसमें क्या करें कैसे करें ये सोचते रहते हैं। ये सोच सर हिंदी रंगमंच को कहीं ले जाएगी, ऐसी कोई संभावना तो दिखती नहीं। तो आपको लग नहीं रहा है कि यही बातें, यही जो सही बातें हैं कि हम हम्म भारत में कम से कम हिंदी रंगमंच के लिए, वो जिसको कहते हैं ना कि लोगों में एक थिएटर मूवमेंट बनाने का, नाटक देखने नहीं का, होगी। वो हम्म, वो जज्बा पैदा ही नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे सिनेमा के लिए लोग पागल होते जाते हैं कि हमें हम्म, सिनेमा ये, अब वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये फिल्म आएगी और हम उसको देखेंगे। लेकिन थिएटर के बिल्कुल लिए तो कोई ऐसा ऐसे बिल्कुल नहीं नहीं ये होगी, बात तो है ही माफ कीजिए। मैं थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बड़ी तकलीफ है कि ऐसा है नहीं, थिएटर में ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा होगा इसकी भी संभावना नहीं। मैं जो ऐसा दिखा नहीं, तो उसके बारे में तो
अफसोस ही व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो थिएटर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी सर। और बार बार मैं अपने मित्रों से, जो रंगमंच से जुड़े मित्र मेरे साथ इस मंच पर आते हैं, मैं बार जी बार सर। ये सवाल उठाता हूँ कि हम्म। इतने बड़े देश में जिस तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे संस्थान है, क्या हम्म। हमें, आपको लग नहीं रहा कि वो अपर्याप्त है? बहुत ज्यादा तादाद में होने की आवश्यकता है, ताकि जैसे जैसे आप विज्ञान में विज्ञान का सब्जेक्ट लेते हैं, या हम्म। आप डॉक्टर बनते हैं, या आप इंजीनियर बनते हैं, तो इस तरह से एक नाट्यकर्मी रंगकर्मी बनने के लिए आपको बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज की आवश्यकता है। और वो तभी सफल हो पाएगा जब तक आपके पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे राष्ट्रीय संस्थान ना हो। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ सर। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसके तो चार अलग अलग क्षेत्रों में है। एक दिल्ली में अलग अलग, अगरतला में है, बेंगलोर में अलग अलग, वहाँ 1 साल का कोर्स होता है। हर स्टेट में एक थिएटर की, मतलब कि ये स्कूल लगभग है। एमपीएसटी, एमपी में एमपीएसटी स्कूल है। स्कूल से क्या होगा सर, मेरा अपना मानना, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है सर। होना चाहिए, ठीक है, और हो जाएगी। सर हमारे पेरेंट्स जो हमारे थिएटर को व्यावसायिक रूप से करने की तरह दिशा में बढ़ते नहीं है, स्कूल क्या कर लेंगे सर? स्कूल तो कुछ कर नहीं सकते ना, हमारी सोच ही ऐसी नहीं है। हमारी सोच जब तक बंगाल के कल्चर की तरह से नहीं होगी कि हर एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कला से जुड़ा हो, लिखता हो, पढ़ता हो, नाटक करता हो, क्रिएटिव क्रिएटिव हो, और उसी विधा में उसको छोड़ दिया जाए कि वो करे। तो जिस तरीके से ये होता है कि एक बच्चा दान कर दिया जाता है, इस तरीके से एक बच्चे को उसमें विधा में जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे मंच है सर, रियलिटी शोज हैं, और स्कूल भी बहुत सारे, स्कूल बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ कम है। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हुआ बना के रख दिया गया है कि दिल्ली में है, उसके 3-4 अलग अलग स्कूल हैं। लेकिन वो स्कूल से ज्यादा हमारी सोच, हमारे समाज की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हो नहीं सकता। स्कूल ये सोच को बदल नहीं सकते। आज भी स्कूल में स्ट्रगल करते, कुछ लोग स्ट्रगल करके ही जाते हैं, माँ बाप की अनिच्छा से जाते हैं। जब तक माँ बाप की इच्छा नहीं शामिल होगी, जब तक माँ बाप इसमें नहीं है कि इसको भी प्रोफेशनल तरीके से लिया जा सकता है, और इसको प्रोफेशनल तरीके से लिया जा सकता है, अगर आप ट्रेंड हो गए तो बहुत सारे इससे जहाँ आप जॉब पा सकते हैं। ट्रेन एक्टर जो है, ट्रेन थिएटर वाला, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ की वो पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, और नौकरी कर सकता है। ये सोच जो है समाज में नहीं है। और ये सोच कैसे विकसित होगी, इसके बारे में मेरा कोई विजन नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ दिखता नहीं है वैसा। क्यों, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई स्कोप नहीं दिख रहा है वो सोच बदले की। मैं भी अपने बच्चे को, चूंकि मैं इस फील्ड में जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कोई बच्चा मेरा कल्चर फील्ड में चला जाए, कुछ इंटरेस्ट दिखाए उसमें, करे, मेरी सोच है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन इसके अलावा जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, जो पेरेंट्स किसी और फील्ड में जुड़े हुए हैं, वो कतई नहीं चाहते कि उनका बच्चा ट्रेनिंग करे या इसके बाद बॉम्बे चला जाए। बिल्कुल सोच होती है बॉम्बे में तो भटक जाए। तो फिर ये बड़ी अंतहीन सी गली है, और अंतहीन सा मतलब कि सब्जेक्ट है कि समाज हमारा नहीं बदल रहा, और समाज बदलने को तैयार भी नहीं दिखता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। खैर, रंगमंच पर बहुत बातचीत हुई, नाटकों पर बातचीत बहुत जी। हुई, लेकिन साथ में आप एक कवि भी हैं, तो ये जी। कैसे कैसे प्रेरणा कहाँ से मिली? कवि कैसे बन गए आप? तो मेरे पिता लिखते थे, और मैंने उनकी डायरी पढ़ी, और डायरी पढ़ने के बाद पहली कविता मैंने उनकी अपने नाम से पढ़ दिया स्कूल में। और उस चीज़ ने मुझे बड़े उत्तेजित किया, मुझे तकलीफ दी कि यार मैं पिता की कहानी, कविता को क्यों अपना कह के मैंने पढ़ दिया। मुझे अगर लिखना है तो खुद लिखूं। और उस अंदर से जो एक, जब दिल आक्रोश आया, खुद के लिए आक्रोश हुआ कि ये गलत किया मैंने। पिता को पढ़ा मैंने, लेकिन उसके बाद फिर उसने मुझे लिखने के लिए प्रेरित कर दिया। उसे सबसे पहले कविता ही लिखा मैंने, और फिर वो कुछ एक पेपर में छपी, जो मैंने लिखा, शुरुआत की है। तो वहीं से लिखने के बाद फिर कविताओं के बाद फिर तो रेडियो नाटक लिखने लगे। वहाँ पर रेडियो नाटक लिखा, फिर कुछ बहुत कहानियां भी लिखी। अभी कहानी संग्रह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कविता संग्रह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कंपाइल कर रहा हूँ। तो कहानी, पहले कविता लिखी मैंने, कविता के बाद फिर रेडियो नाटक लिखना शुरू किया, फिर मंच नाटक शुरू किया, और फिर कहानी लिखने लगा। तो ये है मेरा अपने भी इस तरीके, धीरे धीरे धीरे। कविता में बात नहीं कह पाता हूँ तो फिर वो कहानी में कहता हूँ, कहानी में अपनी बात नहीं कह पाता हूँ तो फिर नाटकों में कहता हूँ। ये मेरा अपना एक, मेरी जर्नी है
कि अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस करूँ और सोसाइटी के लिए ही लिख पाता हूँ। मुझे वो फैंटेसी लिखने नहीं आती है, मैं उतना कैलिबर नहीं है कि मैं राजा-रानी और ये सब मेरे दिमाग में ज़हन में आता नहीं है। मेरे सारे नाटक सोशल रेप विक्टिम पर है या ओल्ड एज पर है। इसी तरीके से मतलब कि और दूसरा मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। मेरे सोसाइटी की जो तकलीफ़ है, वो मेरे अंदर बहुत भरी रहती है और उसमें कहाँ से निकालूँ? मैं कहीं अब जाके बम तो फोड़ नहीं सकता हूँ, कलाकार आदमी हूँ। तो बम फोड़ता हूँ लिखने में, कि वो सारा आक्रोश जो है तो लिखने में डाल देता हूँ। तो वो बहुत बढ़िया। उसको अच्छा सुनिए आलोक जी, जी, इससे पहले कि आप कुछ कविताएं सुनाएंगे, मैं पुष्पा बता दें। कान्याल जी, उनका कहना है कि जी। बहुत अच्छा कमेंट दिया उन्होंने, वेरी ट्रू, देयर इज ए हुँ। लेस अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज एक्टिविटीज, पेरेंट्स डोंट अलाउ हैप्पीली देयर किड्स टू ज्वाइन। थिएटर के लिए बात कही है उन्होंने। करेक्ट है, बिल्कुल और सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रतिभा जैन जी का कहना है शायद थिएटर में आर्थिक हुँ, लाभ नहीं मिल पाता तो बिल भविष्य गांवों से गिर जाता है, माता पिता इसलिए उदासीन रहते हैं। बात सही है। अगर आपको बिल्कुल। थिएटर में इस दिशा में आपको पैसा नहीं मिलता है, आजीविका हुँ, का कोई साधन नहीं है, तो इस तरह की शंकाएं तो पैदा होती हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ बिल्कुल, पाएंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आप कुछ हुँ, कविताएं अपनी सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा चलिए हमें। मैं 1-2 कविताएँ सुनाता हूँ, धन्यवाद। एक मेरे जी जी सामने जो खुली हुई है। सत्ता, जी जी। वो डराते हैं, उनसे डरो। वो डराते हैं, उनसे डरो, वो कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनो। ना कोई सवाल करो, ना कोई विरोध करो, कि वो कि वे कहते हैं कि वो जो भी कहते हैं एकदम सही कहते हैं। कि वे कहते हैं कि जो भी वे कहते हैं सही कहते हैं। कमाल ये है कि फिर भी वो कहते हैं विरोध करो। फिर भी वो कहते हैं विरोध करो, क्योंकि विरोध लोकतंत्र की निशानी है। पर उतना ही जितना उन्हें अच्छा लगे। पर उतना ही जितना उन्हें अच्छा लगे, और बंदिश से जो पसंद नहीं, ना उन्हें ना ही विरोध करने वालों को। तो लोग करते हैं विरोध, जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन हर जरूरी गैर जरूरी बातों को ध्यान में रखे बिना लेकिन हर जरूरी गैर जरूरी बातों को ध्यान में रखे बिना ऐसे में नहीं कोई जो बता सके कि कौन सही है या कौन गलत। ऐसे में नहीं कोई जो बता सके कौन सही है या कौन गलत। और अगर तुम सही हो तो बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मेरे दिल की आवाज है कि मालूम नहीं मेरे शहर का मौसम उदास सा क्यों है। कि मालूम नहीं मेरे शहर का मौसम उदास सा क्यों है। किसान अब भी मर रहा क्यों है। आदमी और गरीब हो रहा क्यों है। युवाओं में इतना आक्रोश भर रहा क्यों है। एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हम क्यों हैं। और ऐसे ही आए दिन क्यों नया विवाद खड़ा होता क्यों है। ऐसे ही आए दिन क्यों कोई नया विवाद खड़ा होता क्यों है। वाह, ये बहुत एक बढ़िया, कविता थी। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो आपने कुछ प्रेम कविताएं भी लिखी है? मेरे सामने है, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पर कि जी जी एक एक मैं सुनाना चाहता हूँ जो मेरी मतलब कि काफी जो है। जी जी एक देखिए बॉम्बे के बारे में सुनाता हूँ जिसको मैंने सुना था मैंने। जी जी। कैसा समय, किसने किसका दुख जाना, निज दुख ही दुख माना। किसने किसका दुख जाना, निज दुख ही दुख माना। केवल मेरे तेरे दुख का संसार, सब ने अपना दुख ही जाना। कौन किसे अपनी व्यथा सुनाए, सब अपनी निज गाथा ही गाए। कौन किसे अपनी व्यथा सुनाए, सब अपनी निज गाथा ही गाए। ना कोई शेष बचा सुनने वाला, जिसको हम अपनी कथा सुनाए। ना कोई शेष बचा सुनने वाला, जिसको हम अपनी कथा सुनाए। सब अपनी तानों पर मदहोश, सब अपनी तानों पर मदहोश। अपने रागों की लहरी पर बेहोश। कौन करे तारीफ कितना अच्छा राग, सब दूजी रचनाओं पर है खामोश। क्या हे बात है। ईश्वर कैसा कैसा समय है आया, ना कोई यहाँ किसी का हमसाया। सब मौका लगते ही होते हैं तलवार, सब मौका लगते ही होते हैं तलवार। ऐसे संसार से तो मन भर पाया, ऐसे संसार से तो मन भर आया। ये
बॉम्बे में लिखी गई थी। बहुत सारी कविताएं हैं जो जी अलग अलग जी जी। शहरों को परिलक्षित बहुत। करती हैं। जी जी। और मैं भटक रहा हूँ वो कविता। जी एक कविता औरत के ऊपर लिखी थी, एक कविता जो जी बॉम्बे में लिखी थी, काफी सराही भी गई थी। जी आ, सर। उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। पगडंडी नाम है उसका। आपका स्वागत है। माफी चाहता हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसको बस, ये अभी हाँ हाँ। औरत। जी जी। पगडंडियों सी पड़ी रहती हूँ, सीधी सड़क सा गुजर जाता है। पगडंडियों सी पड़ी रहती हूँ, सीधी सड़क सा गुजर जाता है वो। सांसें न मालूम कुछ बच जाती हैं, वरना हर बार मार जाता है वो। सांसें न मालूम कुछ बच जाती हैं, वरना हर बार मार जाता है वो। मैं उसके दुश्मन नहीं, पर दोस्त भी कभी बन पाता नहीं। मैं उसके दुश्मन नहीं, पर दोस्त भी वो बन पाता नहीं। दोस्त भी कभी बन पाता नहीं वो। जब कभी सुबह बनकर उठती हूँ, शाम बनकर ढल जाता है वो। जब कभी सुबह बनकर उठती हूँ, शाम बनकर ढल जाता है वो। मैं समझ पाती नहीं उसे। मैं समझ पाती नहीं उसे। ऐसा कहे मुझे ना कभी समझ पाता है वो। ऐसा कहे मुझे ना कभी समझ पाता है वो। दिन के आईने में जिंदगी ढूंढती हूँ। दिन की आईने में जिंदगी ढूंढती हूँ। रात के साए सा ढल जाता है वो। रात के साए सा ढल जाता है वो। जीवन की पथरीली राहों पर कभी एक पक्की सड़क बनाएगा। जीवन की पथरीली राहों पर कभी एक पक्की सड़क बनाएगा वो। अब भी नम सांसों में मेरी आस के दिए की तरह टिमटिमाता है वो। अब भी नम सांसों में मेरी आस के दिए की तरह टिमटिमाता है वो। पगडंडियों से पड़ी रहती हूँ, सीधी सड़क से गुजर जाता है। जी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविताएं भी तो, कविताओं का संग्रह कब ला रहे हैं आप? अब जब प्रकाशक ला आप भी तो जानते हैं कि हमारे, हम तो कंपाइल करके पांडुलिपि बना सकते हैं सर। और अच्छा अच्छा। मतलब कि हमारे हक में उतना ही है सर। उसके बाद डाले रहिए आप, कभी साल 6 महीना में कब कोई मतलब कि सुबह होगी, और उसमें जो है तो वो आपके पास आ जाएगा क्या। तो अच्छा, हाँ, तो कोशिश है कि जी जी जी। मेरी, और अब अच्छा, मोहब्बत की कविताएं मैं ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ, लिखता नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आपने तीन चार कविताएं सुनाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। और धन्यवाद। अभी मैं आपको, वर्तमान वर्तमान में लेखन की क्या अब योजना है आपकी? क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? प्रोजेक्ट मेरे वही कविता संग्रह, कहानी संग्रह, एक मेरा रिसर्च है। क्या कहते हैं उसमें, जो मैंने क्या कहते हैं सीनियर फेलोशिप में जो फोक प्ले नाट्य पर जो है, छाउर पर मैंने किया था, उस पर मेरा रिसर्च है, उसकी उसकी भी प्लानिंग है। तो सिनेमा के लोग हैं जो, मैंने दूरदर्शन के लिए कम से कम 50 एपिसोड लिखे होंगे। तो उस पर प्लानिंग है कि उस पर मतलब है, प्लानिंग है, योजनाएं, मतलब कि किताबों की तो बनाए हुए हैं कि आधा दर्जन किताबें आ जाएं। बस सोचने भर से तो होता नहीं है, उसमें बड़े स्ट्रगल है। और पहले पांडुलिपि बनाइए, पांडुलिपि के बाद फिर आप प्रकाशन का स्ट्रगल कीजिए, और फिर आ जाए तो उसको मार्केटिंग करिए उसकी। तो मतलब कि खुद ही क्लर्क है आप, और खुद ही मालिक है, और खुद ही आप जो है तो मतलब कि अपने साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो उसमें मतलब मुझसे ज्यादा आप समझते हैं इस चीज को। तो योजनाएं बहुत हैं, कि जो नाटक लिखा है उसको करना है, मंच पे करना है, और उसको रीवा में करेंगे, बॉम्बे में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, ऐसे करना है। और रोजी रोटी के लिए तो जो अभी मितवा जो है, टीवी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उसमें अस्थाना, राघवेश अस्थाना जी हैं, अविनाश जी हैं, तो वो जोड़े जोड़े हुए हैं घर से ही, तो कम से कम जैसे तैसे थोड़ा बहुत ही जो भी दे रहे हैं, लेकिन उससे चल तो रहा ही है। तो मेरी जो क्रिएटिव राइटिंग है, वो जो क्रिएटिव जो फील्ड है, वो चलता रहता है, उस पर कोई तो कोई ऐसा बहुत मन, तकलीफ नहीं। आलोक जी, कोई ऐसा मन बना रहे हैं आपके जो हमारे नई नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको इस दिशा में प्रेरित करने के लिए आप कुछ उनको मार्गदर्शन देंगे, कुछ
बच्चों को, कुछ युवा लोगों को बुलाकर आप उनको हाँ, इस दिशा में, जी जी, कुछ मेरी कोई ऐसी, जी सही, जी, धन्यवाद, सही कह रहे हैं। मतलब एक मेरे प्रताप सिंह जी मेरे थे, नाटककार मित्र हैं। उनके साथ प्लानिंग तो है कि कुछ मतलब कि कुछ कार्यशाला जैसे और कुछ ट्रेनिंग जैसा उनके सेंटर वैशाली में छोड़ने मतलब है। लेकिन वो फ्यूचर में कितनी मतलब कि इम्प्लीमेंट हो पाता है ये पता नहीं, लेकिन हाँ इस दिशा में प्लानिंग है कि इस आगे जाके वही बोलते रहते हैं कि आप ऐसा कुछ करिए, जो अनुभव है बांटिए, लोगों को सिखाइए, बढ़ाइए करके। तो मैंने कहा ठीक है, करेंगे। तो है फ्यूचर में वो प्लानिंग है कि कम से कम जो मुझे आता है वो बांट सके। अब वो कितने लोग लेना चाहते हैं वो बात अलग है, वो बात अलग है। जी, के समय निकल गया, तो, पता ही नहीं चला। अब हम तो मैं कार्यक्रम के आपको जी जी, अब आप आप आपको मैं बताइए। नाटक की स्पीच थोड़ा सा छोटी सी बता देता हूँ, आपने पहले आग्रह वही वही किया था। उसी पे आना हाँ चाह रहा था कि जी मैंने आपको संकेत दिया कि अब हम देखिए, बातचीत में आपस में वार्तालाप करते करते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और जी आपकी जी इतनी जी रोचक बातें सुनी। तो अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन करें, आप जो एक नाटक का एक अंश सुनाना चाहते हैं वो आप बताइए। जी जी। जी जी, आपने पहले ही बोला था उसमें। तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें गजल इसकी नाटक, ये खाप नाटक है जो लोग करते हैं, कर रहे हैं। हम रामचंद्र सिंह जी जो हैं नेथेटिव डायरेक्टर, उनके साथ में करता हूँ मैं केरल भी इसको। तो इसका एक इंसिडेंट है कि केरल में किया था सर, अहिंदी अहिंदी भाषी क्षेत्र है, और 1.25 घंटे का नाटक वहाँ किया था, और 10 मिनट तक लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी अहिंदी भाषी क्षेत्र में। क्या और हम बात है, डरे क्या। हुए थे, मैंने बोला भी कि मैं तो डरा हुआ था, कि हम लोग डरे हुए थे कि यहाँ कर रहे हैं। तो बोले नहीं, जितनी इमोशंस, वी कैन अंडरस्टैंड इमोशंस। तो वो मतलब बहुत अच्छा इंसिडेंट हमें, मतलब कि मेरे लिए हमेशा एक यादगार रहेगा कि केरल में जाके पय्यानूर में किया हमने, और वहाँ इस नाटक की तारीफ हुई, और अभी भी लोग बात कर रहे हैं। और फिर मैं खड़ा होऊंगा तो फिर करूंगा अच्छी तरीके से। तो इसमें शुरुआत जो है इसकी इसी की गजल है, कि कहाँ गए ख्वाब उसके। इसके बाद वो लाइनें आती हैं, कहाँ गए ख्वाब उसके, बस देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है। क्या बात है। कहाँ गए ख्वाब उसके, देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, नाम किस्मत का देकर आदमी, नाम किस्मत का देकर आदमी, सबको सब न मिल पाने की सजा पाता है, वाह वाह वाह, सबको बहुत। सब न मिल पाने की सजा पाता है। कितने नाते रिश्तों में यहाँ बटा आदमी, कितने नाते रिश्तों में यहाँ बटा आदमी, है नहीं कोई ऐसा जिसे अपना कहा जाता वाह है वाह नहीं वाह। कोई ऐसा जिसे अपना कहा जाता है। आस की डोर से बंधी सांस चलती रही, आस की डोर से बंधी सांस चलती रही, गर रोया रोया आस का जख्म बना जाता है, गर रोया रोया आस का जख्म बना जाता है। किस्सा न था हकीकत जिंदगी की, वाह, किस्सा न था हकीकत जिंदगी की, जिसे हरफों में पिघला कर कहा जाता है। क्या किस्सा बात है, न क्या। था हकीकत जिंदगी की, जिसे हरफों में पिघला कर कहा जाता है, कहाँ गए ख्वाब उसके, बस देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अपनों अच्छा। की दी हुई अपनों की दी हुई अपान भरी तकलीफों को कोई किसी से कैसे कह सकता है। वाह वाह। अपनों के अपनापे के भरम में ही तो अभी तक जिए जा रहा था, सच नंगा ना हो जाए आज तक इसी कोशिश में लगा रहा, सोचता रहा, समझता रहा और समझाता रहा, पर कांता ये सब नहीं सह सकी और चली गई। मैं भी अच्छी तरह से जानता था कि सच्चाई जिस दिन अपना लिबास उतार देगी उस दिन मैं खुद भी जिंदा नहीं बचूंगा, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ मांगते हाथ पर दुआ न देने लग जाए, इसलिए सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया। वरना इस अकेले कमरे में जीने का भरम पाली हुए कितनी बार मरा हूं बता नहीं सकता। हम्म। पहली बार तब मरा जब मेरी 15 साल की बेटी के अवैध गर्भ का अबॉर्शन कराने गया और उसके चेहरे पर इस बात का मलाल तक न था। और फिर जब कांता मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और फिर जब कैंसर की कीमोथेरेपी करवाने को बोला तो बेटे ने कहा पैसे नहीं हैं, और अगले दिन दोनों मियाँ बीवी यूरोप टूर को निकल गए। और जब मेरी बहू ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मेरा बेटा ये सब देखता रहा, कुछ नहीं बोला,
भगवान किसी को इतनी किश्तों में मौत न दे। पर मैं आज तक नहीं समझ सका कि प्यार और सम्मान से जीने का ख्वाब कब, कहां और कैसे खो गया। क्या ये ख्वाब देखने का हक हम बूढ़ों को नहीं है? आज मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे कई सौ साल गुजर गए हों और बेइंतहा थक गया हूँ। ये इसके आगे मतलब कि यही लास्ट स्पीच है। इसके आगे थोड़ा सा है, मैं क्लाइमेक्स उसका नहीं बताऊंगा, लोग नाटक जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। और क्या उसके बात। बाद फिर वो मरता है, जिंदा है, पता नहीं। वो नाटक पढ़ने के बाद, ख्वाब नाटक है इसका, बहुत क्लाइमेक्स बढ़िया, थी। थैंक यू। बहुत स्पीच आलोक जी, थी। बहुत बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा, बहुत, बहुत ये अच्छा। ओल्ड एज जो परिवार है, फैमिली है, बच्चा है, जो जो सहते हैं वो, तो उसके बारे में ये लिखा था सागर सर्दी साहब ने। तो जब सुना इसको पहली बार 98 में बॉम्बे में लिखा था, फिर उसको पृथ्वी थिएटर में किया, फिर यहाँ मैंने खुद किया वहाँ। उसके बाद फिर संजना ने बोला कि इसको अंदर करना चाहिए, प्लेटफॉर्म में मत करिए, लेकिन वो है इसमें हम्म, किताब में, एक रंगून की यात्रा में उसका डिटेल है। और वहाँ उसके बाद फिर सागर सरहदी साहब ने सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने उस बाद में फिल्म भी बनाना चाहा। उन्होंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपए है और ये ऐसा मैं बनाऊंगा फिल्म, इस पर फिल्म नहीं बना पाए। और जब सुना उन्होंने तो फिर वो माँ की गाली देते थे, सबको देते थे, हम्म, गुलजार को भी देते थे। गुलजार हम्म, गुलजार के साथी रहे, गुलजार वो दोनों साथी थे। और वो मरते दम तक अपनी फन फन के अपने इकलौते किरदार थे। और उन्हें माँ की गाली देती है, बोले कि अब तूने अल्टीमेट लिख दिया है, अब तू मर सकता है। तो अब वो लिख दिया। उसके बाद उनकी मोहब्बत थी। और उसके बाद फिर ऐसे एक और कहानी का जिक्र करूंगा उन्हीं के पास से। फिर मैंने एक कहानी लिखी, बुलाई और चंपा। और जो समकालीन साहित्य में छपी और बहुत तारीफ मिली उसकी, पद्मा सचदेवा जी ने, बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि बेटा आपने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। उसका एक चंपा और वो बुलाई और चंपा, बुलाई एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है उसी का, उसी में चंपा सेकंड पार्ट है। मैंने सिर्फ बुलाई सुनाया था। तो बहुत नाराज हुए, बोला कि सुसाइड कैसे कर लेती है, तुमने बताया नहीं है। मतलब एंड में उसकी नायिका सुसाइड कर लेती है। और ये लिखते हो तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, और आगे लिखो। आगे सर दूसरा पार्ट उसका 7 साल में लिखा गया, चंपा। और जब वो सुनाया सर, तो मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है। जब फुलाई और चंपा सुनाया तो उसने मतलब बोला कि यार तू क्या लिखता है, मतलब क्या गजब लिखता है। और उसको भी कहानी बहुत छपी। और उसी नाम पे मैं कहानी संग्रह भी सोच रहा हूँ, बुलाई और चंपा के नाम पे। तो मतलब लिखने वालों के से तो मुझे बहुत तारीफ मिली है। हालांकि मैं जब खुद पढ़ता हूँ तो कुछ कुछ चीजें लगती हैं कि हाँ अच्छा लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे जैसा कोई और इंसान होगा जिसने लिखा होगा, कोई और आत्मा होगी। और कुछ लिखता हूँ तो लगता है कितना घटिया लिखा है, मतलब इसको फिर रिराइट करना चाहिए, अच्छा नहीं। तो मेरे साथ दोनों चीजें हैं। कुछ चीजें लगती हैं जो लिखा है तो लगता है कि मैंने नहीं लिखा, नेचर ने लिखा है और उसने लिखा दिया है। और दूसरी जो कुछ पढ़ता हूँ तो लगता है ये मैंने लिखा है, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ये मतलब उसमें मुझे खुद नहीं मजा आता। तो हर चीज दोनों साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है कि ठीक होता है, कुछ बोलते हैं तो लगता है पता नहीं कैसे लिख गया, मुझे मालूम नहीं। और क्या बात। जो लगता है कि ये ठीक नहीं है तो मुझे लगता है जैसे अभी ये कहते हैं, ये एक रंगकर्मी में की यात्रा छपी है, मुझे लगता है कि इसको और मैं थोड़ा सा और ठीक कर सकता था, लेकिन अब वो चलिए, छप गई है, उस पर नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बस हिम्मत रखिए और नहीं बिल्कुल स्वास्थ्य तो धन्यवाद। ठीक होता रहेगा। बस आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल। हैं। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी बता दीजिए, बहुत बहुत हम जानो पहचान चलेंगे, कोई बात नहीं है। आप सबने बहुत इस सारे मंच मित्र जो का। आज जो जुड़े हैं, जी वे जी उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आलोक जी, बिल्कुल, मैं आप। सभी का धन्यवाद देता हूँ, आपके मंच का धन्यवाद देता हूँ। और कोई अगर मेरी 2 किताबें छप गई अमेजोन में जाके, ख्वाबों के 7 रंग जो नाट्य संग्रह है, छोटे छोटे बड़े नाटकों का, करना चाहें करें, स्वागत है, मुझे बता दें, मेहरबानी करें। और एक रंगकर्मी की यात्रा अगर थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, फिल्मों से जाना चाहते हैं, तो आपको मतलब उस व्यक्ति को, शख्स को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें एक जर्नी भी मिलेगी, उसको सीखने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। तो अमेजोन में दोनों उपलब्ध हैं। एक डॉक्टर संजीव कुमार जी ने इंडिया नेटवर्क से छपी हुई है, और दूसरी राही प्रकाशन से, मारवा की तरफ से सुशील भारती जी,
और क्या कहते हैं ममता सोनी जी की तरफ से। तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे प्रकाशक छापेंगे उनका मैं धन्यवाद अभी से दे देता हूँ कि जो पड़ी हुई है जहाँ पांडुलिपियां, तो अगर वो सुन रहे हो तो बहुत आभारी हूँ मैं उनका कि वो छापेंगे उसको, और पांडुलिपियां मैं बना के फिर और कहीं भेजूंगा। तो आपके अच्छा मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो सुन रहे हैं अच्छा बाद में सुनिए, सुनेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए थे, और जी मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बाद में आप उनके कमेंट्स देखिए और आप जी, उनका रिस्पॉन्ड भी करेंगे, उनका उत्तर भी आप बिल्कुल बिल्कुल देंगे, सर, बहुत अच्छा बिल्कुल सर। लगेगा। और मैं जी आपका जी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप मेरे मंच के साथ जुड़ गए आज, और अपने अनुभव और आपके पास जितना भी खजाना था वो आपने इस मंच के माध्यम से हमारे साथ शेयर किया, साझा जी। किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार आलोक जी। थैंक यू सो मच। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थे प्रतिष्ठित रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक और पत्रकार और कवि श्री आलोक शुक्ला। इसके साथ ही अब आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।